जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और ये वीडियो होगी फिजिक्स की लास्ट वीडियो, ठीक है। इसके बाद हमारी फिजिक्स की जो सीरीज़ होगी ना वो हो चुकी होगी ख़त्म। तो हमारी केमिस्ट्री हो चुकी है एंड फिजिक्स हो चुकी है, अब बची हमारी सिर्फ बायो और फिर हमारा पूरा साइंस खत्म हो जाएगा फॉर CDS, NDA एंड CAPF, ठीक है। तो आपको बस ये वीडियोज़ ही देखनी है फॉर रिवीजन पर्पज़ और अपने नोट्स बना लेने हैं। और जो ये लास्ट चैप्टर है, द चैप्टर इज नोन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, फालतू की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दी है। बस इससे आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, या फिर एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इससे आपने बस ये पढ़ना है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है तो बताता हूँ इससे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी वही होती है जो हमें चाहिए होती है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स से अगर कोई एनर्जी उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है तो वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर ले, ठीक है, छोटे से अमाउंट में ही, मतलब छोटे से ही क्वांटिटी में लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर ले, ठीक है। उसके बाद जो इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब कि इजीली मिल जाए हमको, ठीक है, इजीली एक्सेसिबल, ठीक है। और तीसरी जो कि इजी हो टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। और लास्ट जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो, इकोनॉमिकल मतलब सस्ती हो, यानी कि भयंकर, ये पहले के 3 पॉइंट और लास्ट में बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा महंगी है, 2-3 हज़ार रुपये पर उसकी किलोग्राम की ऐसे तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो 4 पॉइंट है वो यही है, which could do a large amount of work per unit volume or mass, easily accessible हो, be easily to store and transport, and perhaps most importantly be economical, ठीक है। तो ये होता है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दो टाइप की होती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही हम कहते हैं एग्जॉस्टेबल, ठीक है। एग्जॉस्टेबल क्यों? मतलब कि ये खत्म हो जाते हैं और इनको रिप्लेनिश करने में ना स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिप्लेनिश होने में दे नीड मोर टाइम, दे नीड मोर टाइम, ठीक है। तो ये होते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब कि जो हम पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, पहले के मेथड्स, दे आर नोन एज कन्वेंशनल, पुराने टाइम से जो अब तक हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स कुछ नहीं होते, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो वी नीड टू कंजर्व देम, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल मतलब ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं आपके आते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हाँ, कि कोल और पेट्रोलियम में पुराने चैप्टर मैंने आपको एक ही डिफरेंस बताया था, ठीक है। दोनों देखो बनते किससे हैं? जब डेड रिमेन्स हो जाए, ठीक है, डेड रिमेन्स जो कि बरीड हो जाए अंडरग्राउंड। बट फर्क दोनों में इतना होता है कि जो कोल होता है ना वो लैंड में बरीड होता है और जो पेट्रोलियम होता है वो सी में बरीड होता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम होता है सी में बरीड और कोल होता है लैंड में बरीड, ठीक है। बस इन दोनों में यही फर्क है, ठीक है। तो बस कोल है वो है, ठीक है। और इनके अपने डिसएडवांटेजेस में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो ये रहा इसका डिसएडवांटेज, ठीक है, कि जब हम कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बर्न करते हैं ना तो ऑक्साइड किस किस के, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर को जो होते हैं ना वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। और ये कैसे ऑक्साइड्स होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? लेड टू एसिड रेन्स व्हिच अफेक्ट्स आवर वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है। और एयर पोल्यूशन भी करते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं ये, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको आ जाएगा एसिड रेन। क्या कहते हैं? एसिड रेन कुछ नहीं होती, जब एटमॉस्फेयर में ना ऑक्साइड्स ऑफ, मेनली O2 को छोड़ के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर अगर रेन में मिक्स हो जाएं तो वो क्या बना देंगे? एसिड रेन। और एसिड रेन का पीएच आपको मैंने पुराने चैप्टर में पढ़ाया केमिस्ट्री में, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट में आंसर लिख भी देना कि कितना पीएच होता है एसिड रेन का, ठीक है। और इनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इनसे एक तो प्रॉब्लम हो जाती है रेस्पिरेशन प्रॉब्लम फॉर श्योर होती है, ठीक है। और एयर पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है। और लास्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ नहीं होता, जब अर्थ से बाहर जाने वाली हीट ट्रैप हो जाती है ड्यू टू द पार्टिकल सच एज CO2, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी अर्थ गर्म होने लग जाता है, ठीक है। अब इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, बस ये पढ़ लिया फॉसिल फ्यूल्स। ये टरबाइन है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, कुछ पढ़ने की जरूरत तो वैसे नहीं है, ठीक है। अब आता है दूसरा, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट कुछ नहीं होता, स्टीम एनर्जी जो हम यूज करते हैं। और स्टीम एनर्जी कैसे करते हैं? जब हम लार्ज अमाउंट को फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को जब हम एवरीडे बर्न करते हैं पावर स्टेशन में टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम विच फर्दर रन्स टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो टर्बाइन होती है, फॉर एग्जाम्पल ये रही टर्बाइन, ठीक है, ऐसी होती है।
तो यहाँ से हाई प्रेशर स्ट्रीम आती है, तो जैसी हाई प्रेशर स्ट्रीम आती है ना तो वैसे ऐसे करके टरबाइन घुमाती है, और जैसी टरबाइन घूमती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसको स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए भी हम फॉसिल फ्यूल को वो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगी, एक तरीके से बैड एनर्जी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये फिर से क्या करेगा, पॉल्यूशन करेगा, ठीक है। अब ये कहता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। देयरफॉर जो मैनी थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना वो सेटअप होते हैं नियर कोल और ऑयल फील्ड, क्योंकि वहाँ से देखो आप फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी जो फैक्ट्री है जहाँ पर आप टरबाइन लगा रखे वो ये फैक्ट्री यहाँ पर है, ठीक है, और जो आपका कोल और माइन फील्ड है वो यहाँ पर है, कोल फील्ड, ठीक है। अब ये अगर बहुत ज़्यादा दूर हो, मान लो इनका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, आपने 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगा दिया, अब कोल तो आपका रेगुलर बेसिस में चाहिए, तो कोल इधर से इधर ले जाने में आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और इसको ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा भी ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो ये बेकार हो जाएगा। इसलिए जो टर्बाइंस होती है वो कहाँ पर हम फिक्स करते हैं, जहाँ पर कोल और माइल फील्ड हो, ठीक है, उसी के आसपास हम बहुत ज़्यादा फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम, द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज्ड टू सिंस फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद रख लेना, ठीक है। अब दूसरा आता है हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स नाम से ही आपको पता चल रहा है वाटर, ठीक है, और ये एक ऐसा है, ये कन्वेंशनल होके भी ये क्या है, एग्जॉस्टिबल नहीं है, मतलब ये नॉन एग्जॉस्टिबल है, ठीक है, इजीली खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, तो ये होता है नॉन एग्जॉस्टिबल, ठीक है। तो कुछ नहीं होता पानी की वो होती है, इसको कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, ओके। उसमें हम क्या करते हैं, पानी को एक पोटेंशियल हाइट से गिराते हैं नीचे और फिर वो होता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये बस वो देख रहा है कि कैसे हाइड्रो पावर प्लांट काम करता है, ठीक है। इसमें से आपको मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना। अब आता है कि इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं हम टेक्नोलॉजी में, ठीक है, हाउ वी कैन डू इंप्रूवमेंट फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स। अब आपको पता चल गया कि कन्वेंशनल सोर्स एक तो एग्जॉस्टिबल है, दूसरा वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब हम उनको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला आता है बायोमास, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बायोमास कुछ नहीं होता, बायोमास इज जो रिमेन्स होते हैं ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, ठीक है, उनको अगर हम यूज करें जला के तो वो ज़्यादा, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट क्या होता है, इनको बायोमास क्यों कहते हैं, बायोमास इनको इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये बनते किसके हैं, एनिमल और प्लांट वेस्ट, एनिमल और प्लांट वेस्ट, ठीक है, तो इसलिए इनको कहते हैं बायोमास। बट इनका एक डिसएडवांटेज होता है, इनका डिसएडवांटेज क्या होता है ना, ये एक तो बहुत ही ज़्यादा लो हीट प्रोड्यूस करते हैं, लो हीट प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा स्मोक बहुत ज़्यादा देते हैं, स्मोक बहुत हाई लेवल पे देते हैं, ठीक है। तो इनको हम वैसे तो यूज़ नहीं कर सकते, फिर इनको हम साइंटिस्टों ने एक नया तरीका निकाला, ठीक है। तो पहले हम कहते हैं सिंस दीज फ्यूल्स आर plant and animal products, the source of these fuels is said to be biomass, ठीक है। These fuels however do not produce much heat on burning and a lot of smoke is given out when they are burnt, therefore they are to improve the efficiency of these fuels are necessary। और क्या होता है, तो अब आपने सुना होगा बायोगैस, ठीक है। बायोगैस में हम क्या कहते हैं, बायोगैस में मेजरली क्या होता है, एक तो काऊ डंग होता है, ठीक है, उसका प्लांट वेस्ट हो गया, ठीक है, इन सबको हम डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना, डीकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो ये बायोगैस बनाता है, और बायोगैस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ग्रीन फ्यूल होता है, ठीक है। तो काऊ डंग, वेरियस प्लांट मटेरियल्स लाइक रेसिड्यू आफ्टर द हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज आर डीकम्पोज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव बायोगैस, सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज मेनली काऊ डंग इट इज पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बना था, अब आगे बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि क्या करना है, एनारोबिक, एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, ठीक है, एनएरोबिक, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू डिकम्पोज ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द काऊ डंग स्लेरी, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है इसमें, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते, ठीक है, एक तो ये याद रखना है। फिर दूसरा, बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल होता है एज इट कंसर्न अप टू 75% ऑफ मीथेन, ठीक है, इसमें क्या होता है, मीथेन, ये याद रखना, इसमें मीथेन होता है, मीथेन यानी CH4, ये इसको मैं स्टार कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात, ये कैसे करता है, इट बर्न्स विदाउट स्मोक, लीव्स नो रेसिड्यू लाइक एश इन वुड, चारकोल एंड कोल बर्निंग, और उसकी हीटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है।
ये याद रख लेना। तो अब पेपर में क्या आया था, सबसे पहले आया था कि बायोगैस मेनली किससे बना होता है, ठीक है, तो बायोगैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, एक तो ये था। स्टेटमेंट में कौन कौन सी करेक्ट है। फिर था कि बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, एक्सीलेंट फ्यूल। थर्ड था कि बायोगैस इज गुड फॉर एनवायरनमेंट। तो इसमें था क्वेश्चन कि तीनों सही हैं, ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब एक आता है विंड एनर्जी, ठीक है, नाम से आपको पता लग रहा है जो एनर्जी हम विंड से क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं विंड एनर्जी। ओके, ठीक है, तो अब आता है विंड एनर्जी। नाम से आपको पता लग रहा है किसका यूज करेंगे हम, विंड का यूज करेंगे, विंड का यूज करेंगे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और विंड कभी खत्म होती नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि डेनमार्क इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स, ये एक बार आया था, ठीक है, क्योंकि मोर देन 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आर जनरेटेड थ्रू अ वास्ट नेटवर्क ऑफ विंड मिल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट कौन लीडर है, जर्मनी इज द लीडर। इंडिया की रैंक क्या है, 5th रैंक है, ठीक है, बस इसको याद रख लेना, बाकी कुछ के काम का नहीं है। अब यहाँ से बता देता हूँ, अभी इसमें ये दे रखा कि विंड एनर्जी क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, ठीक है, इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसमें ये बस ये जा रखा है, इतना कुछ खास नहीं है, बाकी आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब आता है ऑल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या हो गए, विच कैन रिप्लेनिश एनी टाइम, ठीक है, जो ज़्यादा वो नहीं लगता टाइम से, तो उसमें सबसे पहले पॉपुलर है सोलर एनर्जी, ठीक है। अब याद क्या करना है, एक तो सोलर एनर्जी है, ठीक है, और आपको ये तो पता होना चाहिए कि इंडिया ने इंडियन सोलर IS से खोला है सोलर अलायंस, ठीक है, वो याद रख लेना। बाकी इसमें याद रखना है कि ब्लैक क्यों कराते हैं हम सोलर कुकर को, क्योंकि जो ब्लैक सरफेस होता है ना वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू व्हाइट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, ठीक है, इसलिए उनको ब्लैक कलर का करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मोस्ट ब्लैक हो गया, मोस्ट जो एब्जॉर्ब करता है, और मोस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है व्हाइट कलर, ठीक है। तो ये सीडीएस का PYQ भी था कि सबसे ज़्यादा हीट कौन रिफ्लेक्ट करेगा, तो सबसे ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट करता है जितना ज़्यादा व्हाइट हो, ठीक है। तो बस सोलर कुकर में सोलर एनर्जी में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब करता है मोर हीट एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्टिंग और व्हाइट सरफेस, ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं हम सोलर कुकर में और वो करते हैं, ठीक है। अब बाकी इसमें कुछ नहीं करना, ओके, कुछ नहीं करना। और बनता किससे, सिलिकॉन से बनता है, आपको याद रखना है कि वाइडली यूज कौन सा होता है इसमें, सिलिकॉन इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स, ठीक है। बाकी इसमें आपको कुछ याद नहीं करना। अब आता है एनर्जी फ्रॉम द सी, तो सबसे पहले आती है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी होती है, टाइड होती है ना जो क्रिएट होती है, हाई लो टाइड्स होती है, उनको कहते हैं हम टाइडल एनर्जी, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरी होगी वेव एनर्जी, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, जो वेव एनर्जी हो गया। टाइड और वेव में एक ही फर्क होता है, टाइड जाती है हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल सॉरी, और वेव जाती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसे जाती है वेव, ठीक है, बस इसका आपको इतना कुछ पढ़ना नहीं है। फिर आता है ओशन थर्मल एनर्जी, उसमें क्या करते हैं, कुछ इसको भी याद नहीं करना, बस आपको ये बता दे, पूछ देंगे कि इनमें से एग्जॉस्टिबल कौन कौन है, नॉन एग्जॉस्टिबल कौन कौन सी है, ठीक है, तो बस यही याद रखना है। ओशन थर्मल क्या करते हैं, उसमें करते हैं वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी को हीट करते हैं बाय सन वाइल द वाटर इन डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड, ठीक है। अब दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ठीक है, एक तो याद रखना है। सेकंड जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मिकल होते हैं मोल्टन रॉक्स फॉर्म होती है डीपर हॉट रीजन में ऑफ अर्थ वर पुश्ड अपवर्ड एंड टैप्ड इन अ सर्टेन रीजन कॉल्ड हॉट स्पॉट्स। तो आपने कहीं जगह देखी ना, वीडियो में देखते हो आप कि कहीं छेदों में से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, तो उनको कहते हैं हॉट स्पॉट्स, ठीक है, उसी से हम निकालते हैं जियोथर्मल एनर्जी, बस इसमें कुछ नहीं याद रखना है। अब मेन जो आपको याद रखनी है वो करनी न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी में दो टाइप के होते हैं, फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, बस ये आपको इनके वो याद कर लेना है। अब फ्यूजन और फिजन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। फिजन में क्या होता है ना, डिफरेंस ये तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में एक बड़ा सा मान लो मास है, वो छोटे छोटे मासों में टूट जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, ओके, ये याद रखना। अब न्यूक्लियर फिजन काम कहाँ आता है, ये देखिए, ये जो बता रहा ना, इन अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एटम, ठीक है, व्हेन बॉम्बार्डेड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स कैन बी स्प्लिट अपार्ट इनटू लाइटर न्यूक्लाई, ठीक है।
When this is done, tremendous amount of energy is released if the mass of the nucleus is just a little more than that sum of the mass of individual product. ठीक है, ये आपको इसमें याद करना है. बाकी इससे या इसको कहाँ यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में, डिजाइन फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में. ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर फिजन को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं. ठीक है, और एक तो आपको पता है इसमें कुछ करना नहीं है, हजार्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, बस इसमें भी कुछ नहीं करना. अब आता है न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या था कि एक बड़ा सा छोटे छोटे उसमें टूट रहा था, है ना. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, छोटे 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 ना मिल के एक बड़ा सा मास बना देते हैं. ठीक है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. अब न्यूक्लियर फ्यूजन का बस क्या आता है, यूज़ आता है कि किस किस में यूज़ होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फ्यूजन रिएक्शंस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार्स. एक तो इसमें आ गया. ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन द फ्यूजन में. ठीक है, आज ये थोड़ा ख़राब हो गया है. ठीक है, तो बस ये याद रखना है फ्यूजन किस किस में काम आता है. फ्यूजन एक तो एनर्जी ऑफ सन एंड स्टार और हाइड्रोजन बॉम्ब, ये PYQ है कि फ्यूजन, ये याद रखना बस. फ्यूजन में क्या होता है, एक तो कि छोटे छोटे मिलके बड़ा बनाते हैं, और दूसरा फ्यूजन किस किस में हो जाता है, एनर्जी ऑफ सन, हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब. ठीक है, और फ्यूजन मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है. तो इसमें इस चैप्टर में आपका बस, ठीक है, इतना था, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में. ओके, इसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है और बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना. ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल में आ सकते हैं जिसका नाम है जर्नी टू IMA, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. वंदे मातरम, जय हिंद, गुड बाय.